Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of chapter structure of atom. Class 11 NCERT chemistry की बात कर रहे हैं हम और ये है लेक्चर नंबर 3। इससे पहले इस चैप्टर में हम 2 लेक्चर्स पहले देख चुके हैं, तो जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट जो वीडियो था या जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था, उस लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ बताया था आपको कि एक टेबल बनी हुई है आपकी बुक के अंदर, एक टेबल बनी हुई है आपकी बुक के अंदर और उस टेबल का जो नंबर है वो था 2.1 आई थिंक, टेबल 2.1। उसमें अंदर क्या है कि कुछ पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो उसमें गिवन थी। ठीक है, तो उसमें 3 पार्टिकल्स की बात की हुई है। इलेक्ट्रॉन सिंबल है स्मॉल e, प्रोटॉन सिंबल है स्मॉल p, न्यूट्रॉन सिंबल है स्मॉल n। ठीक है, अब इनके ऊपर चार्ज की बात करते हैं अगर हम, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हमने कंसीडर किया है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैपिटल C इज़ द यूनिट फॉर चार्ज, दैट इज़ कूलम। ओके, अगर प्रोटॉन की बात करें तो हम प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, डिफरेंस इतना है कि दोनों का अपोजिट साइन होता है और यहाँ पर कितना होगा 0। मीन्स इन केस ऑफ न्यूट्रॉन द चार्ज इज 0, दैट मीन्स न्यूट्रॉन एक चार्ज लेस या विदाउट चार्ज वाला पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है। ये तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, जब हम इनको एक रिलेटिवली बोलते हैं तो हम इसे बोलते हैं कि ये -1 है और ये +1 है और इसको 0 बोल देते हैं। ठीक है, -1 और +1 ये हो गया इसका। नेक्स्ट इसकी मास की बात करें अगर हम, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी आपको पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑलमोस्ट 9.108 इंटू 10⁻31 यूनिट क्या होना चाहिए, किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो 1.672 आगे को छोड़ दीजिए इंटू 10⁻⁻। अब देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से अगर आप वेट की बात करें, इन दोनों का मास जो है, तो इसमें एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर पावर -31 है, यहाँ पर -27 है। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो है 1.675 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻27 एंड देन यूनिट इज़ ऑल्सो हियर किलोग्राम। ठीक है, ये है इनका मास। तो ये उस टेबल के अंदर कुछ डेटा गिवन है। एब्सोल्यूट की बात, अब जब हम एब्सोल्यूट मास की बात करते हैं, इनके अप्रोक्सीमेशन जब हम करते हैं तो हम इसको 1 यूनिट मानते हैं, इसको 1 और इसको 0 मानते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है उस टेबल के अंदर गिवन। ठीक है, और ये आपको जब तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको ये याद रहनी चाहिए। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज़फुल फॉर एवर, दिस इज़ गोइंग टू बी यूज़फुल फॉर एवर। ठीक है, चलिए रह गया क्या। चलिए आज हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स की। देखिए एटॉमिक मॉडल्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। पहली बात, इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले आपको 1808 की कहानी याद है, डाल्टन का एटॉमिक थियरी। तो डाल्टन ने क्या है, जो बातें बताई वो सब सही थी, बस एक ही प्रॉब्लम थी कि उसने बोला कि एटम जो है वो डिविजिबल नहीं होता है, इनडिविजिबल या अनकटेबल है। लेकिन आज की डेट में या 1808 के बाद में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने डाल्टन की जो बात थी उसको गलत प्रूव किया। ठीक है, कैसे किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, बिना एक्सपेरिमेंट्स के पॉसिबल नहीं है किसी को अगर डिस्कार्ड करना है, रिजेक्ट करना है तो। ठीक है, हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए। तो इन्हीं में से कुछ नाम, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा रदरफोर्ड का, जे टॉमसन का, जे टॉमसन। ठीक है, और ई रदरफोर्ड जो है उसको रुदरफोर्ड मत बोलना। ओके, और इसके अलावा गोल्डस्टीन, और इसके अलावा आपका जो है वो और कौन सा था, यस विल्हेम रॉइंटजन,
रोएंटजेन, ठीक है। रोएंटजेन में कुछ ऐसा नाम लिखते हैं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं ऐसा, ठीक है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो कुछ मॉडल्स हैं उनके बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है। मॉडल्स क्या है एक्चुअली, ये भी बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए हुए, कुछ मॉडल्स में एक्सपेरिमेंट यानी कि कुछ प्रैक्टिकल वर्क किया गया था। ओके, तो जो फर्स्ट मॉडल है हमारा उसमें वो है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, देखिए एक सीक्वेंस में इनको याद रखना है आपको हमेशा। एटॉमिक मॉडल्स जो हैं उनको एक सीक्वेंस में याद रखना है, और अगर आपको डेट याद रहती है तो द बेस्ट है, नहीं याद रहती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर इनकी जो डेट्स वगैरह होती है, जनरली हमारे यहाँ पे साइंस में या केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में जो है डेट्स या ईयर के क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते हैं, जनरली बोल रहा हूँ, करेक्ट। 99.9999% चांसेज हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, छोड़ देना, ठीक है। चलिए बात करते हैं थॉमसन की। थॉमसन जो महाशय थे उन्होंने ये बोला कि एटम जो है वो क्या है, एक स्फीयर है। एटम जो है वो क्या है, एक स्फीयर है। चलिए बना दिया हमने भी एक स्फीयर। एटम क्या है, एक स्फीयर है, और इस एटम के स्फेरिकल शेप में, जो स्फेरिकल शेप है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ तक भी ठीक है, अच्छी बात बताई। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस समय तक, तो उसने बोला नेगेटिव पार्टिकल। उसने क्या बोला कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो अभी हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन, वो इसके अंदर बीच बीच में, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बीच बीच में एक से अरेंज है, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं वो उसका जो प्लम होता है, जो खाने वाला पार्ट, रेड पार्ट होता है, उसमें एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है। या फिर जो प्लम पुडिंग होता है उसमें प्लम होता है, प्लम पुडिंग, पुडिंग का मतलब हलवा भी होता है हमारे यहाँ, पुडिंग हलवा, प्लम एक स्वीट का नाम भी है, एक डिश होती है खाने के लिए, एक मिठाई आती है प्लम पुडिंग। तो उसमें पुडिंग के अंदर क्या होता है, बीच बीच में कुछ प्लम्स होते हैं, ठीक है। और एक और नाम दिया गया था इसको, जिसको हम बोलते हैं गुलाब जामुन मॉडल। जैसे गुलाब जामुन अगर आपने देखा हो तो गुलाब जामुन के बीच में, देख लीजिए आप पिक्चर में, गुलाब जामुन के बीच में क्या होता है, एक छोटा सा एरिया होता है, और उस एरिया में कुछ चीज़ें, जैसे कुछ लोग उसमें इलायची, कार्डामोम डालते हैं, कुछ लोग उसमें कैशू नट डाल देते हैं, कुछ लोग कुछ भी डाल देते हैं, पता नहीं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इन्होंने बताया, क्या बताया थॉमसन ने, कि एटम जो है एक स्फीयर है। अच्छा, एटम अगर एक स्फीयर है तो इसका कोई रेडियस भी होगा। एटम अगर कोई एक स्फीयर है तो उसका कोई रेडियस भी होगा। तो अगर एटम के रेडियस की जब हम बात करते हैं तो एटम की रेडियस की वैल्यू जो आती है वो उन्होंने कैलकुलेट करके बताई 10⁻⁻10 मीटर। अगर आप इसको एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं, एंगस्ट्रॉन भी क्या है, एक यूनिट है, और इसको एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आता है, एंगस्ट्रॉन में 10⁻10 मीटर जो है वो कितना आता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 में आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो, डिस्कस कर चुके हो, ठीक है। तो ये बात हो गई थॉमसन महोदय की। थॉमसन साहब ने इतनी बातें बता दी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच बीच में जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, फिक्स किया हुआ है, ठीक है। और थॉमसन का जो मॉडल है उसको इन नामों से भी बुलाया जाता है। पहला नाम वाटरमेलन, तरबूज जिसको हम बोलते हैं, तरबूज तो सभी ने देखा होगा, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं इसको। इसके अलावा इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, और इसके अलावा इसको गुलाब जामुन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ नाम दिए हुए हैं, हालांकि कोई पूछेगा तो नहीं इनको, लेकिन फिर भी याद रख लो तो क्या दिक्कत है, ठीक है।
अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि जो मास है किसका, एटम का जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि पूरे एटम के अंदर एक समान रूप से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इन्होंने बोला, एटॉमिक मॉडल जिसका है नाम जे थॉम्सन, इन्होंने बोला। हालांकि हम बाद में देखेंगे कि ये गलत है, इन्होंने जो बताया है ये गलत है, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात इनकी ये थी, इनका ड्रॉबैक क्या है कि एटम का जो क्या बोलते हैं, एटम का जो मास है वो कहाँ पर है, पूरे एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक तो इनकी ये गलत बात है, बाद में देखेंगे आगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, इन्होंने ये बताया कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है एटम के ऊपर। दैट इज मीन्स पॉजिटिव चार्ज, अगर अच्छी बातों की बात करें जिसको हम बोलते हैं मेरिट्स, मेरिट्स की बात करें, एडवांटेज, मेरिट्स कुछ भी बोल सकते हो आप, एडवांटेज, एडवांटेज। तो पहली बात तो क्या है इनकी, अच्छी बात क्या है कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। अच्छी बात है, न्यूट्रल बताया इन्होंने, क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मीन्स द वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ इसके अंदर, प्रॉब्लम ये हुआ कि इसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, इसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स के वजह से, उनके एक्सपेरिमेंट्स के जो कंक्लूजन थे, अभी हम देखेंगे आगे, एक्सपेरिमेंट्स के जो कंक्लूजन थे वो कंक्लूजन्स इसके मॉडल से क्या बोलते हैं, मेल नहीं करते हैं या उसके मॉडल से कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है फिर, सॉल्यूशन क्या है, मीन्स दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे कि थॉम्सन का जो एटॉमिक मॉडल है उसका कोई एक अच्छी बात बताइए कि थॉम्सन ने बताया कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक इसकी अच्छी बात है, ठीक है। डीमेरिट्स, स्टेबिलिटी की बात करेंगे आगे कि ये स्टेबल क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, तो वो बाद की बातें हैं, ठीक है। थॉम्सन साहब को भी नोबेल प्राइज़ मिला। हमारा जो साइंस का फील्ड होता है, साइंस में या कुछ और भी ब्रांचेज में, एक साइंस का सबसे बड़ा प्राइज़ जिसको हम बोलते हैं नोबेल प्राइज़, वो मिला। पूरी दुनिया में नोबेल प्राइज़ एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। 1906 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन इसके लिए नहीं मिला, इसके लिए नहीं मिला, उन्होंने कुछ और काम किया था। जो हमारा जो गैसेज होती है उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो वो उनकी बात है, हम उनकी बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी के बाद में, इसी के आसपास में ये बातें कब की है, 1898 की। इसी समय पर एक साइंटिस्ट का नाम था विल्हेम रॉन्टजन, आपकी बुक में भी है रॉन्टजन, और ये आपको याद भी रखना है कि कौन था, क्या काम किया था, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे और ये भी वही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो हम लोग भी पहले देख चुके हैं। कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट, सबको याद रहना चाहिए। ये डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखिए इन्होंने भी क्या किया था, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था, ग्लास का बना हुआ है, ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर जो है इन्होंने एक इधर से लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड मेटल का बना हुआ, और एक इधर पे इन्होंने लगा दिया कोई एक मेटल का पीस सामने की तरफ, ठीक है। और इसको इन्होंने क्या कर दिया, एक बैटरी से, हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हाई वोल्टेज की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया और ये बना दिया इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले और इस पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स फॉल करते हैं
इसके ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन्स फॉल करते हैं तो यहाँ से कुछ रेस निकलती है, यहाँ से कुछ रेस, कुछ किरणें निकलती हैं, ठीक है। और ये जो किरणें थी, इन किरणों को रोंटगन को, इन किरणों के बारे में, इन रेस के बारे में रोंटगन को कुछ आइडिया नहीं लगा कि क्या है ये, क्या नाम है इनका, कुछ पता नहीं चला। तो जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में एज्यूम करते हो, सपोज करते हो ना कि लेट इट बी एक्स, तो इन्होंने भी उसको नाम दे दिया एक्स रे। क्या नाम दे दिया इनको? एक्स रे। एक्स मतलब अननोन, एक्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अननोन। और ये सब कब किया इन्होंने? 1895 एडी में, 1895 एडी के बाद आसपास की बातें हैं, ठीक है। एक्स-रे, ठीक है, नाम सुना होगा सभी ने। एक्स-रे क्या होती है, कहाँ यूज़ होता है इनका? तो ये जो एक्स-रे है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। एक्स-रे जो होती है इनकी वेवलेंथ जो होती है वो होती है, एक्स-रे की वेवलेंथ कितनी होती है? 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर। नैनोमीटर को अगर आप एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 1 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन। यानी कि इनकी वेवलेंथ बहुत कम है, इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है। अब वेवलेंथ अगर कम है तो अगर आप लोगों को एक फॉर्मूला पता हो, अगर आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा शायद अभी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इनकी वेवलेंथ कम है तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। यानी ये जो वेव्स निकलती है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। देखिए ये तो था आपका एनोड, एनोड से जिसमें से किरणें निकलती है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम है ये। और यहाँ से जो वेव्स निकलती है जिसको हम कैथोड बोल रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर मेटल का बना हुआ है, तो इसलिए इसको टारगेट नाम भी दिया जाता है कि ये टारगेट है। और अच्छी क्वालिटी की एक्सरेज रिलीज कराने के लिए, इमिट कराने के लिए जो हेवियर मेटल्स होती है, हेवियर डेंसर मेटल्स जो होती है उनका यूज़ किया जाता है, हेवियर डेंसर मेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो ऐसी मेटल्स जिनको एज ए कैथोड यूज़ किया जाता है उनको बोलते हैं टारगेट। तो जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है उसका जो मास है वो ज़्यादा होगा, और अगर मास है तो उसका डेंसिटी भी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, सभी लोग देखते हैं कौन बता पाता है। क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा डेंस मेटल का नाम बताइए, मोस्ट डेंस मेटल। कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोस्ट डेंस मेटल, ठीक है। ऐसी मेटल जिसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है, और इसके लिए आप गूगल गुरु की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप गूगल गुरु जो है हमारा, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्स-रेज, ओके। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट इज़ फॉर एक्स-रे। इसके बाद में देखिए एक और इंसिडेंस, एक और मीन्स क्या बोलेंगे, एक फिनोमेनन जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। देखिए क्या होता है रेडियो एक्टिविटी और इसका क्या मीनिंग होता है। हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट की जिनका नाम है हेनरी बैक्यूरेल, HB, हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कुछ नहीं, सिंपली अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी केमिस्ट्री की लैब में, फिजिक्स के लैब में सॉरी, और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि उनके जो ड्रॉवर था, ड्रॉवर जानते हैं, उस ड्रॉवर के अंदर कोई एलिमेंट रखा हुआ था, ठीक है, कोई एलिमेंट रखा हुआ था, और उसके पास में जो फोटो फिल्म होती है जो आप लोगों ने देखी होगी, तो जो फोटो फिल्म होती है उसको उसके पास में रखा हुआ था। तो जब उन्होंने कभी उसको निकाल के देखा तो उनको उस पर कुछ प्रिंट, कुछ ऐसा नज़र आया जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए था। तो जब इन्होंने इसकी डिटेल्स पता की तो उनको पता चला कि ये सब जो है वो इस वजह से हो रहा है कि नेचर के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, नेचर के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, ध्यान रखना, नेचर के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, सभी एलिमेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, जो क्या करते हैं अपने आप ऑन देयर ऑन
अपने आप ही क्या करते रहते हैं, रेडिएशंस जो होते हैं वो एमिट या रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स जो अपने आप ही रेडिएशंस को रिलीज करते रहते हैं, उन एलिमेंट्स को नाम दिया गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये जो फिनोमेनन है जिसके अंदर कुछ सर्टेन एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अगर रेडिएशंस रिलीज कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा गया रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो सिंपल सा है, बस इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। क्लास 11th और 12th में रेडियो एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है केमिस्ट्री पार्ट में, लेकिन फिजिक्स पार्ट में ज़रूर इसका आपको वहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, वहाँ पर आपको इसके बारे में कुछ लर्न करना पड़ेगा। ऑल्दो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कॉमन चैप्टर्स हैं, मीन्स फिजिक्स में भी आते हैं और केमिस्ट्री में भी हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए, तब इसके बाद में भी कुछ और साइंटिस्ट है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी किया, जैसे पियरी कपल्स, मैडम पियरी एंड क्यूरी पियरी एंड हेनरी, मीन्स पियरी उनका सरनेम है और हस्बैंड और वाइफ दोनों थे। उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया था और एक नए रेडियम एलिमेंट की डिस्कवरी भी की थी, ठीक है। और इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। इसके अलावा आपका रदरफोर्ड जो है, उन्होंने भी इसके अंदर काफ़ी काम किया था इस फील्ड में, रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके और भी कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके अंदर कुछ काम किया, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या होता है कि जब ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं, इन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के एनालिसिस किया गया, एंड दिस वर एनालाइज्ड, तो क्या देखा गया कि इसके अंदर रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस होते हैं वो 3 प्रकार की रेस से मिलकर बने होते हैं, अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे, या यूँ भी बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रे। देखिए, इन कॉमन तीनों को आप रे बोल सकते हो, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इनमें से रे सिर्फ गामा रे है, ठीक है। अल्फा रे में अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। हीलियम का जो एटम होता है, हीलियम के एटम में से अगर आप उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, डबली पॉजिटिव हीलियम का न्यूक्लियस बच जाएगा, डबली पॉजिटिव हीलियम का न्यूक्लियस बच जाएगा, और उसको ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स एक रे की फॉर्म में, एक बीम की फॉर्म में फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड अल्फा रे, ठीक है। बीटा रे क्या है, बीटा पार्टिकल से बने हुए। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, सिंपली इलेक्ट्रॉन के जैसे ही पार्टिकल होते हैं, सिंपली इलेक्ट्रॉन के जैसे ही पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हमने बीटा रे नाम दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा गामा रे का जो है पार्टिकुलेट नेचर नहीं होता है, पार्टिकल्स की नहीं बनी होती है, ठीक है। अब अगर इनकी वेवलेंथ की बात करें, इनकी जो पेनेट्रेशन पावर होती है, अगर पेनेट्रेशन पावर की बात करें तो देखिए, इस पेनेट्रेशन पावर के अंदर इनकी पेनेट्रेशन पावर का जो सीक्वेंस होता है, जो ऑर्डर होता है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर इन तीनों का ऑर्डर पूछा जाता है कि पेनेट्रेशन पावर किसका ज़्यादा है, पेनेट्रेशन पावर किसका कम है, ठीक है। देखिए, कंपैरिजन कर रहे हैं, अल्फ़ा का मान लीजिए अगर हम 1 मान लें कि अल्फ़ा का पेनेट्रेशन पावर, पेनेट्रेशन का मतलब क्या होता है, पेनेट्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई एक, मैं इसका ये एक एप्लीकेशन वो बता रहा हूँ, पेनेट्रेशन पावर का मतलब होता है कि वो कितनी डिस्टेंस तक मूव कर सकती है, कितनी डिस्टेंस तक मूव कर सकती है। तो पेनेट्रेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, इतनी थिकनेस की एक सरफेस है, अगर आपने इसके ऊपर हिट किया तो अगर कोई नॉर्मल सा होगा कोई चीज़, तो वो तो क्या होगी, इससे हिट करके नीचे गिर जाएगा। लेकिन कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो इसको हिट करके और इसके अंदर से भी निकल सकती है। जैसे मान लीजिए अगर आप इसमें बुलेट से फायर करें तो क्या होगा, बुलेट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, वो इसको हिट करेगा और इस साइड से निकल जाएगा। इन द सेम वे जो गामा रेस होती है, उनमें भी सेम यही नेचर होता है। उन गामा रेस की अंदर बात करें हम, तो गामा रेस की जो पेनेट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो हमारी ये जो इतनी मोटाई की एल्यूमिनियम की जो फॉयल होती है, एल्यूमिनियम का जो ब्लॉक होता है इतना मोटा थिकनेस का, दैट ऑल्सो कैन बी पेनेट्रेटेड बाई गामा रेस, ठीक है। तो अगर इनकी कंपैरिजन की बात करें तो अगर अल्फ़ा का 1 मान लें तो बीटा का पेनेट्रेशन पावर अल्फ़ा से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है,
ठीक है। और जो गामा रेज होती है इनका पेनिट्रेशन पावर अल्फा से 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं जिसको डिस्कशन होता है कि एक वर्ड है आयनाइजेशन पावर ऑल्सो, ठीक है। वैसे तो खैर आयनाइजेशन पावर की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर, फिर भी आपको एक छोटा सा मैं आइडिया बता रहा हूँ। आयनाइजेशन पावर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग है कि जब ये रेडियो एक्टिव वेव्स या रेडियो एक्टिव रेडिएशन किसी पर्टिकुलर मीडियम से मूव करते हैं तो उस कंडीशन में उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कांटेक्ट में भी ये आते हैं, ठीक है। और उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उनको ये आयनाइज्ड कर देते हैं, उनके आयंस बना देते हैं, ठीक है। उनके आयंस बना देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पावर, ठीक है। अब देखिए आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा, अल्फ़ा का होगा, बीटा का होगा या गामा का होगा। अब देखिए सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सा एक लॉजिक है, ठीक है, कि अगर आप स्पीडली जा रहे हैं, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आप रास्ते में जो मिलने वाले जो होंगे आपके, उनसे मिलने के चांसेज कम होंगे या कम लोगों से आप मिल पाएंगे। यानी मिलने वाले कौन है यहाँ पर, जो रास्ते मिलने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं। जैसे मान लीजिए अल्फ़ा रेज चल रही है, ठीक है। अल्फ़ा रेज की पेनिट्रेशन पावर तो बहुत कम होती है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है सिंपल सा स्पीड, कि उसका स्पीड बहुत कम होता है, इसलिए वो क्या है ज़्यादा इसके अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। तो इससे टकराएगी, यानी उसका स्पीड बहुत स्लो है, धीरे धीरे जाता है। इसका मतलब जो उसके रास्ते में आने वाले जो आयंस होंगे, सॉरी जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, उनके साथ ये इंटरेक्शन करेगा और उनका आयनाइजेशन हो जाएगा। यानी जिसका सबसे कम स्पीड है उसका आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और गामा रेज की स्पीड देखिए या उनकी पेनिट्रेशन पावर देखिए बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसके पास मिलने का समय नहीं है, लोगों से मिलने का समय नहीं है। अगर लोगों से मिलने का समय नहीं है तो उसका पेनिट्रेशन पावर तो ज़्यादा हो गया, लेकिन आयनाइजेशन पावर उसका कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आयनाइजेशन पावर का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्फ़ा का सबसे कम, अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा, बीच में है आपका बीटा और गामा का सबसे कम। ये हो गया आपका आयनाइजेशन पावर का ऑर्डर, आयनाइजेशन पावर का ऑर्डर। ये भी आपको याद रखना है फॉर एग्ज़ाम पर्पस, नॉट फॉर द CBSE एग्ज़ाम बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इवन दो ये जो पूरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसकी हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल, और इसके बाद जो अगला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारा केमिस्ट्री का जो तीसरा पार्ट है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट होंगे, आपको सबको पता होना चाहिए, अब तो क्लास 11th में आ गए हैं आप लोग। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल जो प्रेशर, टेम्परेचर, PT और कॉन्सेंट्रेशन, इनका सबका कुछ इंटरेक्शंस होता है, उसकी वजह से जो कुछ होता है वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और PTV, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक। पहले ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर जो फिजिकल को छोड़ दो और ऑर्गेनिक को छोड़ दो, जो बच गया वो सब इनऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक में आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी पूरी केमिस्ट्री में काम आता है, यानी कि ये फाउंडेशन है केमिस्ट्री में। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आता है तो आपकी केमिस्ट्री जो है वो आपकी मुट्ठी में होगी। कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में कब, केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से लर्न कर लिया तो, ठीक है। साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसकी तो अभी हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आज के क्लास के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।